बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बायो 301 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के पार्ट 2 के साथ मैं हूँ राना अरसान अली। लेसन नंबर 111 स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल को एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र करना। ये दो तरह का होता है। एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें क्या होगा कि दो जो क्रोमोसोम होंगे जिनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाया जाएगा वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और ये जिस तरह की रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में अगर हम मज़ीद बात करें तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान होगा और 600 में से एक बर्थ पे इसकी निशानदही होगी। इसके अलावा आगे चलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की। तो ज़रा आप यहाँ देखिए कि दो क्रोमोसोम में आपके पास नॉन होमोलोगस और इनके जो आप देखिए एक्कोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में है। अब इन दोनों के एक्सट्रीम एंड्स जो है वहाँ पर शॉर्ट आर्म अलग हो गए। इनसे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अलग होने की वजह से इन दोनों ने आपस में मिलकर एक सेंट्रिक फ्यूजन बना ली है और इस तरह के ट्रांसलोकेशन को हम कहेंगे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये क्रोमोसोम 13 और 14 में देखने को मिलेगा आपको और 1000 में से 0.97 न्यू बॉर्न्स में ये नज़र आएगा। ये जो हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन, इसके कुछ कॉमन डिसीज़ेज़ है कि कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है, ल्यूकीमिया है और एक्स मेल सिंड्रोम है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन डिसजंक्शन की। इसका नाम देखिए, डिसजंक्शन का मतलब होता है कि जो आपस में सेपरेट होना, यानी जंक्शन का मतलब है जुड़ना, डिसजंक्शन का मतलब अलग होना, नॉन डिसजंक्शन का मतलब है अलग ना होना। तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग ना हो सके सेल डिवीजन के दौरान, तो उसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। अब ये नॉन डिसजंक्शन दो तरह का होगा। एक होगा मायोटिक नॉन डिसजंक्शन, दूसरा होगा माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन। अगर हम मायोटिक नॉन डिसजंक्शन की बात करें तो मायोटिक नॉन डिसजंक्शन जो है वो प्राइमरी जो आपके एग सेल्स हैं या स्पर्म सेल्स है वहाँ पर ये नॉन अगर जंक्शन हो तो इस तरह के मायोटिक जो नॉन डिसजंक्शन है ये दूसरी जनरेशन में भी जा सकता है। जबकि माइटोटिक अगर बात करें तो इसमें इस केस में होगा ये कि स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेगा। स्पिंडल फाइबर जब नहीं बनेगा तो सेंट्रो क्रोमेटिड्स कैसे बनेंगे, ठीक है। क्रोमेटिड्स ना बनने की वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड तो होगा इनके पास, लेकिन एक क्रोमेटिड लेकिंग होगा, एक क्रोमेटिड की कमी होगी। इस तरह के जो नॉन डिसजंक्शंस है माइटोटिक, ये मोनोसोमिक डॉटर सेल्स को बना सकते हैं, ट्राइसोमिक सेल्स को बना सकते हैं। इनकी 3 वजूहात है मेन। पहली वजह है एजिंग इफेक्ट ऑफ प्राइमरी ओसाइट, यानी जो प्राइमरी ओसाइट है उसका एजिंग इफेक्ट कितना है, मैटरनल एज है कितनी है, रेडिएशन अगर कोई आप उससे अगर सामना हुआ है रेडिएशन के साथ, या फिर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में वक्त लगा है, डिले हो गई है, तो इस केस में होगी नॉन डिसजंक्शन। हम बात कर लेते हैं ट्राइसोमी की और इसके बाद हम इसी पे डिस्कस करेंगे अगले कुछ चैप्टर्स में। ट्राइसोमी जैसे कि नाम बता रहे हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी एक ही क्रोमोसोम की अगर 3 पार्टिकुलर कॉपीज़ बन रही है तो उसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। अगर 4 बनेगी तो होगी टेट्रासोमी, 5 बनेगी तो पेंटासोमी और इसी तरह से ट्राइसोमी एक अबनॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का। तो ट्राइसोमी आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, यानी आपके जो ऑटोसोमल सेल्स है उनमें भी हो सकती है और वो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी दूसरी जनरेशन में। एक सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी है जो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो आपको पता है ट्राइसोमी 21 होता है डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी की टाइप्स अगर डिस्कस कर ले तो प्राइमरी ट्राइसोमी में आपका जो इंटायर क्रोमोसोम है उसकी कॉपी हो जाती है। पार्शियल ट्राइसोमी में आपका जो क्रोमोसोम है उसके एक पार्ट की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। सेकेंडरी ट्राइसोमी में जो उसके आर्म्स है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। और टर्शियरी ट्राइसोमी में क्या होता है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम के आर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ आके जुड़ जाते हैं। तो ट्राइसोमी कुछ कॉमन 21 है, डाउन सिंड्रोम 18 है, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 है, पैटो सिंड्रोम और उसके अलावा है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम 47 XXY। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो है वो तकरीबन 700 में से एक बंदे को होती है ट्राइसोमी
ये वाली डाउन सिंड्रोम वाली, और इसकी वजह है मैटरनल एज अगर ज़्यादा है, यानी माँ की उम्र अगर ज़्यादा है तो उस केस में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ देखिए तो आपको 18वें पे आपको ट्राइसोमी नज़र आ रही है, ये है एडवर्ड सिंड्रोम। और इसी तरह पेटो सिंड्रोम देखिए आपको 13वें क्रोमोसोम पे यहाँ पे नज़र आ रही होगी, 3 आपको 13वें नंबर पर नज़र आ रहे हैं, तो ये है पेटो सिंड्रोम। इसके बाद हम चलते हैं मोनोसोमी में। मोनोसोमी, मोनो का मतलब है वन, वन का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम हो, पेयर की फॉर्म में ना हो, यानी सिंगल क्रोमोसोम लॉस हो गया हो, तो इसको हम कहेंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी अगर ऑटोसोमल हो तो ये लीथल है, जानलेवा है। लेकिन अगर ये सेक्स क्रोमोसोम पे हो तो फिर टंडन सिंड्रोम होता है ख़वातीन में, XO यानी उनमें एक नल क्रोमोसोम होता है। मोनोसोमी की क्या वजूहत है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसोमी की पहली वजह है नॉन डिसजंक्शन, तो नॉन डिसजंक्शन हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया। और दूसरी वजह है क्रोमोसोम अगर लॉस हो जाए। वो कैसे होगे कि अगर जो क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाए एनाफेज के दौरान, तो इस तरह क्रोमोसोम लॉस होने का अंदेशा है। और ये जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है वहाँ पर ये देखा गया है। अब मोनोसोमी से जो बीमारियां होती है, एक तो टर्नर सिंड्रोम है, XO, एक क्रीडो चैट सिंड्रोम है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्रीडो चैट सिंड्रोम। ओके, आगे चलते हैं हम पोलीप्लॉइडी में। पोली का मतलब होता है मैनी, प्लॉइडी का मतलब है हप्लॉइड नंबर्स, यानी अगर आपके पास हप्लॉइड नंबर्स काफ़ी मल्टीपल तादाद में मौजूद है तो इसको हम कहेंगे पोलीप्लॉइडी। अब ये पोलीप्लॉइडी जो है वो दो तरह की है, एक है ऑटो पोलीप्लॉइडी, एक है एलो पोलीप्लॉइडी, जिनको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल हम टाइप से कर लेते हैं पोलीप्लॉइडी की। एक है ट्राइप्लियोड, यानी अगर 3 आपके मल्टीपल्स है हप्लॉइड नंबर्स के, तो वाटरमेलन में, एप्पल में, बनाना में, यहाँ पर ये ट्राइप्लॉइडी देखी जाती है। टेट्राप्लॉइडी जो है वो कॉटन में देखी जाती है 4x, पेंटाप्लॉइडी यानी 5x, 5 अगर आपके पास कॉपीज़ है हप्लॉइड नंबर की तो ये कीनी ब्रिज में, और हेक्साप्लॉइड जो है ये वीट में ये देखने को मिलेगी आपको। अब इसकी वजूहात क्या है पोलीप्लॉइडी की, 3 इसकी वजूहात है। पहली वजह ये है कि जो पोलर बॉडी है अगर वो रिटेंशन वहाँ पर आ जाए तो मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी हैप्लॉइड नंबर्स की। इसके अलावा जो डिप्लॉइड स्पर्म्स है अगर उनकी फॉर्मेशन हो या फिर डायस्पर्मी हो जाए, 2 स्पर्म्स जो है वो मिलकर फर्टिलाइजेशन करें, तो इस केस में पोलीप्लॉइडी आपको हो सकती है। यहाँ देखिए ट्राइप्लॉइडी के तो आपको सारे क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर 3 में नज़र आ रहे हैं, और ये एप्पल में, बनाना में, सिट्रस, जिंजर, वाटरमेलन में, टेट्राप्लियोड कॉटन, पोटैटो, टोबैको, पीनट, हेक्साप्लियोड जो है वो ऑट और कीवी फ्रूट में। इसके अलावा जो ऊपर हमने पढ़ा था, इसके अलावा ऑक्टाप्लियोड जो है वो स्ट्रॉबेरी में, और डिकाप्लियोड जो है वो शुगर केन हाइब्रिड्स में देखने को मिलेगी। अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं पोलीप्लॉइडी की, जो कि है ऑटो पोलीप्लॉइडी और एलो पोलीप्लॉइडी। बस आपने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। ऑटो पोलीप्लॉइडी का मतलब ऐसे पोलीप्लॉइड्स जिनमें मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स हो जो सिंगल स्पीशीज़ से हासिल किए गए हो, यानी एक ही स्पीशीज़ से मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स अगर हासिल किए हुए हैं तो इस तरह की पोलीप्लॉइडी होगी ऑटो पोलीप्लॉइडी। लेकिन एलो पोलीप्लॉइडी का मतलब क्या है? एलो पोलीप्लॉइडी का मतलब है कि ऐसे पोलीप्लॉइड्स जिनमें मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स है जो डिफरेंट स्पीशीज़ से ड्राइव किए गए हैं। वो जो डिफरेंट स्पीशीज़ है ये इंटर स्पीशीज़ क्रॉस भी हो सकता है और इंट्रा स्पीशीज़ क्रॉस भी हो सकता है। अब इंटर स्पीशीज़ क्रॉस क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ से हम लेंगे अपने मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स को। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनके बारे में आगे चलकर मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर हम पोलीप्लॉइडी को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कॉल्चीसिन इस्तेमाल करके। कॉल्चीसिन 3 काम करती है। पहले ये कि ये ट्यूबुलिन के साथ जुड़कर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगी। अब जब ट्यूबुलिन ही नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये 2 काम करने के बाद पोलीप्लॉइडी जो है वो इंक्रीज़ कर देगी कॉल्चीसिन। ऑलराइट, आगे चलते हैं, हम एलोप्लियोडी में चलते हैं। तो आपने भी देखा कि एलोप्लियोडी क्या होता है कि जब इंटर स्पीशीज़ क्रॉस हम करवाते हैं और मल्टीपल सेट्स हमें वहाँ से मिलते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं एलियोप्लियोडी। जैसे आप यहाँ देखिए कि मदर डंकी और फादर हॉर्स मिलकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे ही नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्टेराइल होगा, ठीक है। डोमेस्टिक मेयर और फादर ज़िब्रा मिलकर बना रहे हैं ज़िब्रा हिनी जो भी स्टेराइल है। पोलीप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी को एक दफ़ा हम समझ लेते हैं। आपने एनियोप्लॉइडी पिछले लेक्चर में मेरे सुना होगा।
पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में तब्दीली आ जाए, जो किसी भी वजह से हो सकती है, एडिशन की वजह से, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, उसको हम कहते हैं एनियोप्लॉडी। और पॉलीप्लॉडी क्या होती है? पॉलीप्लॉडी हमने अभी देखा, मल्टीपल फॉर्म सेट्स बन जाते हैं हैप्लॉइड नंबर्स के। जैसे यहाँ पर आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, नियोप्लॉडी यानी क्रोमोसोम के नंबर में तब्दीली आना, और यूप्लॉडी का मतलब ये है कि क्रोमोसोम में किसी एक कंप्लीट सेट का या ज़्यादा कंप्लीट सेट का इजाफा होना। तो जो इनियोप्लॉडी है, इसमें नलोसोमी, जैसे XO जिसमें नल क्रोमोसोम है, मोनोसोमी 1, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, और यूप्लॉडी में देखें तो ट्राइप्लियोड, टेट्राप्लियोड, पेंटाप्लियोड है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, 3x, 4x, 5x। तो इसके बाद हम चलते हैं क्रोमोसोम डिलीशंस की तरफ। क्रोमोसोम डिलीशन की अगर बात की जाए तो ये डिलीशन जो है वो लार्जर अगर प्रोपोर्शंस में हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो 85 से 90% अगर क्रोमोसोमल डिलीशन हो रही है, ट्रांसलोकेशंस हो रही है, तो ये ट्रू डिलीशंस होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है क्रोमोसोमल डिलीशन के, क्या नताइज आ सकते हैं। तो इसके रिज़ल्ट आपने अगर फाइंड करने हैं तो कि डिलीशन करने की वजह से क्रोमोसोम में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, तो उसको चेक करने के लिए पहले तो ये कि कितना चीज़ डिलीट हुई है, साइज़ कितना है डिलीशन का, और दूसरी चीज़ ये कि जो जीन हमने डिलीट की है उसका फंक्शन क्या था। तो जब हमें ये दो चीज़ें पता चलेगी तो फिर हम उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस निकालेंगे, इसके अलावा हम कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं निकाल सकते। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ टाइप्स की। तो टाइप्स इसकी है 3। पहली टाइप है इसकी टर्मिनल डिलीशन, यानी अगर आप डिलीशन कर रहे हैं, टर्मिनल डिलीशन आप कर रहे हैं तो ये एक एंड से डिलीशन अगर आप कर रहे हैं तो टर्मिनल होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दरमियान में मिडिल पार्ट को आप डिलीशन हो रही है तो ये होगी इंटरस्टाइटियल, और माइक्रो डिलीशन में जो छोटे छोटे पैचेस है वहाँ पर डिलीशन होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन की। यहाँ रुकते हुए मैं आप से माज़रत ख़्वाह हूँ बैकग्राउंड में शोर की वजह से। वो एक्चुअली ये रोड साइड है और इसी वजह से काफ़ी शोर है। लेसन नंबर 199 पर चलते हैं, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डुप्लीकेशन हो जाए, यानी न्यू जेनेटिक मटेरियल जनरेट हो जाए। तो हम डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह कर सकते हैं कि द जनरेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है, एक ही वजह इसकी, कि आप डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर एरर आ जाए तो उस केस में डुप्लीकेशन हो सकती है। अब इसको ज़रा एलोब्रेट कर लेते हैं इसको, तो उसमें मैं आपको उसके सोर्सेज़ बता देता हूँ कि किस तरह से, क्या सोर्सेज है इसके। तो इसके 3 सोर्सेज़ हैं। पहला सोर्स है इसका एक्टोपिक रिकम्बिनेशन, यानी अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हम करवा दें मायोसिस के दौरान, तो ये एक सोर्स है डुप्लीकेशन का। दूसरा है रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट है, और तीसरा जो है वो एनियोप्लॉडी, पॉलीप्लॉडी जो हमने ऊपर डिस्कस किए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप नोट कर लिए, रेप्लिकेशन स्लिपेज है। मैंने ये कहा था कि डुप्लीकेशन की जो एक इम्पॉर्टेंट वजह है वो क्या है, वो है डीएनए की रेप्लिकेशन में एरर आना। तो ये रेप्लिकेशन स्लिपेज का मतलब यही है कि डीएनए की रेप्लिकेशन में जो एरर आता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन स्लिपेज। और ये शॉर्ट जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं, इसके इतने बड़े सीक्वेंस भी नहीं होते। अब ये जो डुप्लीकेशन है ये 2 तरह में हो सकती है। एक हो सकता है कि ये डिस्पर्स डुप्लीकेशन हो, यानी डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हो। दूसरी हो सकती है टेंडम डुप्लीकेशन हो, यानी नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी डुप्लीकेशन भी हो सकती है। अब ये जो टेंडम डुप्लीकेशन है ये सूडो जीन्स बना देगी, क्योंकि लगातार बार बार जब डुप्लीकेशन होगी तो जो जीन्स हमारे पास बनेंगे वो ट्रू जीन्स नहीं होंगे बल्कि फॉल्स जीन होंगे, जिनको हम सूडो जीन्स कहेंगे। क्रोमोसोमल इन्वर्जन की बात करते हैं। तो क्रोमोसोमल इन्वर्जन में बस आपने ये बातें याद रखनी है कि एक तो इसमें जेनेटिक इन्वर्जन होता क्या है, इसको समझ लें कि जो आपका सेगमेंट है वो रिवर्स कर दे आप, यानी असल में इन्वर्जन का मतलब यही है कि आप सेगमेंट को रिवर्स कर दें। अब इसमें आपको कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, ना ही कोई फिनोटाइप इसके ख़ास कोई सीक्वेंस है। सिर्फ एक इसका ये फ़र्क होगा कि जीन एक्सप्रेशन अफेक्ट होगी 2% तक, यानी 2% तक आपका जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है उस पर असर आएगा। बाकी ना ही कोई फिनोटाइप सीक्वेंस है इसके, ना ही कोई लॉस है। लेकिन 2 इसके बताए गए आपकी बुक में, 2 इसके कॉन्सिक्वेंस है। एक तो है मिसकैरेज हो जाएगा
और दूसरा हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो। तो ये दो इसके है, 2% तक चांसेस है बस इसमें भी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इंसान में जो सबसे कॉमन इन्वर्जन देखी गई है वो क्रोमोसोम 9 पर देखी गई है। तो इस क्रोमोसोम की खैर 9 कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो अभी तक नहीं आए, लेकिन मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी के केसेस में इंक्रीजिंग ज़रूर देखी गई है। इसके बाद रिंग क्रोमोसोम क्या है और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। रिंग जैसे ही उसका नाम बता रहा है क्या होगा कि आर्म्स जो है क्रोमोसोम के वो आपस में फ्यूज़ हो जाएगी, आपस में मिल जाएंगे, तो इस तरह से रिंग बन जाएगी और उसको हम कहेंगे रिंग क्रोमोसोम। इंसान में अगर हमने रिंग क्रोमोसोम को एक्सप्रेस करना हो तो हम स्मॉल आर से, और ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसमें कैपिटल आर से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी कॉसेस क्या है, रेडिएशन बस इसकी कॉज है, और टर्नर सिंड्रोम है वो 20% तक इसी वजह से होता है। और टर्नर सिंड्रोम आपको पता है कि औरतों में होता है, और हमने वो ऊपर इसको कंप्लीट डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी होती है उनमें, और बाकी जो उनमें करैक्टर्स है वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और फिलाडेल्फिया की बात करें तो फिलाडेल्फिया एक जीन स्पेसिफिक क्रोमोसोम की टाइप है, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और क्रोमोसोम नंबर 22 है ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है 922, और 9 का मतलब 9 क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम, और इनमें CML के साथ ये एसोसिएटेड, ये अबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड है, जिसका एक बीमारी है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। ओके, इसके बाद हम चले गए अगले चैप्टर पर, और हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है तब्दीली, और बाज़ डिसिप्लिन्स में इसका मतलब होता है ऐसी तब्दीली जो बीमारी फैलाए। 1 बिलियन बेस पेयर्स में से सिर्फ एक जो बेस पेयर है वहाँ पर म्यूटेशन देखी जा सकती है। और आपको पता है कि एक इंसान के सेल में 6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, तो सिर्फ एक सेल में ही 6 म्यूटेशंस हो सकती है। अब साइंटिस्ट जो है या जेनेटिक्स जो है वो म्यूटेशन के लिए कुछ अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे अल्टरनेशन, सीक्वेंस वेरिएंट्स, अलीलिक वेरिएंट। अब जो म्यूटेशन है ज़रूरी नहीं है इसके सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो, इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि इसका कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर, किस बेस पेयर पर जो म्यूटेशन हुई है और उस बेस पेयर का काम क्या था। तो अगर डीएनए लेवल पर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन ब्रॉड वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन दैट मे हेल्प टू सर्वाइव बेटर एंड लॉन्गर। कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन हो जाए तो हो सकता है कि उसका फ़ायदा ये हो कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके। अब म्यूटेशन अगर तो गैमेट्स में हुई है, आपके जो सेक्स सेल्स है अगर वहाँ पर हुई है तो उसके नतीजे में ये हेरिटेबल है। लेकिन अगर म्यूटेशन आपके बॉडी सेल्स में हुई है तो ये आपके अंदर ही फैलेगा और ये हेरिटेबल नहीं है, ये हेरिटेबल नहीं है। तो टाइप्स देख लेते हैं कुछ म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन है, इसमें हम मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन की बात करेंगे। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर है, जिसमें हमने इन्यूप्लियोडी की बात की। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को हमने ऊपर देखा, जिसमें ट्रांस लोकेशन हमने पढ़ा और बाकी टाइप्स हमने पढ़ी। तो एक दफ़ा इसको भी हम देख लेते हैं जी, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन और वेरिएशन। तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सोमेटिक म्यूटेशन क्या है और जर्म लाइन म्यूटेशन क्या है। अगर तो आपके म्यूटेशन हुई है सेक्स सेल्स में यानी जर्म लाइन सेल्स में, तो वो माइटोसिस के ज़रिए सोमेटिक सेल्स होते हैं, और जो जर्म लाइंस जो ऐसे सेल्स हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे सेल्स में अगर म्यूटेशन हुई है तो वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होगी और हेरिटेबल नहीं है। लेकिन अगर जर्म लाइन म्यूटेशन हुई है यानी जो आपकी गमेट्स है वहाँ पर म्यूटेशन हुई है एक्स सेल्स में या स्पर्म सेल्स में, तो वो फिर हेरिटेबल है, वो फिर आगे भी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेथड्स की। म्यूटेशन को क्लासिफाई करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि जो डिफेक्ट है जो म्यूटेशन की वजह से हुआ है उसका नेचर क्या है मॉलिक्यूलर, और जो अफेक्ट है उसका फिनोटाइप क्या है, और जो कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो ये 3 चीज़ें हम जब देखेंगे तो फिर हम म्यूटेशन की वो क्लासीफाई कर सकेंगे। बहरहाल 3 तरह से हम उसको कर लेते हैं क्लासीफाई। एक है फॉरवर्ड म्यूटेशन है। फॉरवर्ड म्यूटेशन में जो वाइल्ड टाइप है
है, जो वाइल्ड टाइप जीनोम का मतलब होता है नॉर्मल जीनोम, जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो म्यूटेंट फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि रिवर्स म्यूटेशन में क्या होगा कि जो म्यूटेंट फिनोटाइप है वो दोबारा से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो न्यूट्रल म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है उसमें तो तब्दीली आती है, लेकिन प्रोटीन के फंक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं आती, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ फंक्शन की। तो लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो और गेन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी क्रोमोसोम जो है वो अपना कंप्लीट फंक्शन या पार्शियल फंक्शन लॉस कर दे तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ फंक्शन। अब यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अगर तब्दील किए जाए कि उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे, तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ फंक्शन। अब गेन ऑफ फंक्शन क्या है? गेन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि ऐसी अमाइनो एसिड में तब्दीली आए कि कुछ नए ट्रेड्स बन जाए, कुछ नए ट्रेड्स बन जाए और वो ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट भी हो, तो इस तरह हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा और शायद हमारी ज़िंदगी गुजारने में हमें वो फ़ायदेमंद भी हो। कंडीशनल म्यूटेशन की बात करें तो ये ऐसे म्यूटेशन है जो कुछ ख़ास कंडीशंस में काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन है, हो सकता है कि वो हाई टेम्परेचर पे आपको मार दे लेकिन लो टेम्परेचर पर उसका कोई भी इफेक्ट ना हो, तो इसका मतलब ये कि वो एक कंडीशन पर काम कर रहा है। लीथल म्यूटेशन की बात करें तो लीथल का मतलब होता है ऐसे म्यूटेशन जिससे आपको मौत हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मौत जो है वो फ़ौरन से हो जाए। इसमें महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि उस बंदे की उम्र अब कम हो जाएगी जिसको भी लीथल म्यूटेशन हो गई। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस जैसे कि नाम है आपको पता है नेचुरल म्यूटेशन है, जो कुदरत में जो तब्दीली आई है वो नेचुरल चेंजेस की वजह से आई है, तो स्पॉन्टेनियस है। और इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब है कि ऐसी म्यूटेशन जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आई है, उसमें रेडिएशन हो सकती है, एक्सरे की वजह से हो सकता है और मस्टर्ड गैस की वजह से हो सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस एनालॉग्स के बारे में। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डीएनए के बेसिस की तरह होता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसमें और डीएनए में फ़र्क नहीं कर सकता और इसको वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बना देता है। ये है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो जो 5 ब्रोमो यूरासिल है वो थायमीन का एनालॉग है, तो वो उसमें फ़र्क नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज। सप्रेसर म्यूटेशन का काम क्या होता है कि ये ओरिजिनल म्यूटेशन के अफेक्ट को कम कर, ये भी एक म्यूटेशन है लेकिन ये जो ओरिजिनल म्यूटेशन होती है उसके अफेक्ट को कम कर देता है। याद रखिए ये रिवर्स नहीं है। रिवर्स म्यूटेशन ये था कि जो पूरा का पूरा जो म्यूटेंट जीन है वो दोबारा से वाइल्ड लाइफ जीन में कन्वर्ट हो जाता है 100%, लेकिन सप्रेसर में वो 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि बस ये हो रहा है कि उसके अफेक्ट को थोड़ा सा कम कर रहा है। अब अगर तो सेम जीन पर ही ओरिजिनल म्यूटेशन भी है और सप्रेसर म्यूटेशन भी है तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहेंगे इंट्राजेनिक म्यूटेशन। लेकिन अगर वो डिफरेंट जीन पर, एक जीन पर म्यूटेशन है, दूसरे जीन पर सप्रेसर म्यूटेशन है, तो इसको हम कहेंगे इंटरजेनिक या फिर एक्स्ट्राजेनिक म्यूटेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम चलेंगे नीचे पॉइंट म्यूटेशन की तरफ। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पॉइंट, यानी डीएनए की किसी एक सिंगल साइट पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर म्यूटेशन हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। तो ये किस तरह होगी? पॉइंट म्यूटेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो एक बेस है वो और दूसरे बेस में सब्स्टिट्यूशन अगर हो गई तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। भी म्यूटेशन की टाइप्स है, बस आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से करें। जैसे पॉइंट म्यूटेशन आपको समझ आ गई कि अगर डीएनए की एक सिंगल साइट पर म्यूटेशन हुई है तो जिसकी वजह क्या हो सकती है? सब्स्टिट्यूशन, यानी एक बेस पेयर यहाँ से वहाँ आ गया तो एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो गई, तो ये होगी पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन की टाइप्स देख लेते हैं। एक है साइलेंट म्यूटेशन है। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि ये साइलेंट है यानी प्रोटीन के फंक्शन को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ डीएनए सीक्वेंस को अफेक्ट करेगी, यानी इसका प्रोटीन के फंक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर पर, उसके सीक्वेंस पर इसका अफेक्ट होगा, साइलेंट म्यूटेशन। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी है वो है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस का मतलब ये है कि ये सेंस इसका नहीं बनता, यानी एक अमाइनो एसिड जो किसी और का है वो किसी और के साथ तब्दील कर लेता है, यह है मिस सेंस म्यूटेशन।
इसके मिससेंस म्यूटेशन के कोई इतने ख़ास इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कई जगहों पर मिससेंस म्यूटेशन अगर वो डिपेंड करता है कि किस बेस पेयर को चेंज किया गया है, उस लिहाज से इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन की बात करें तो ये क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड को सीधा सीधा स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट कर देगा और प्रोटीन जो है उसका फंक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कई दफ़ा इसका इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं भी होता। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन म्यूटेशन की। तो एडिशन म्यूटेशन का मतलब ये है कि आप कोई एडिशन कर दें अपनी इसमें जेनेटिक मेकअप में। जैसे यहाँ पर देखें कि हमने एक ए की जो है वो एडिशन कर दी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सिर्फ एक यहाँ पर एक नया फ्रेम शिफ्ट हो गया, एक नई फ्रेम शिफ्ट बन गई है। इस तरह के फ्रेम शिफ्ट की प्रोटीन फंक्शन पर ख़ास ही अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद है इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्जन का मतलब आपको पता है कि रिवर्स करना। तो इस तरह की म्यूटेशन जो है वो जीन के एक छोटे से हिस्से को ही नुकसान देगी, क्योंकि हम सिर्फ पूरे सेगमेंट को ही एक ही सेगमेंट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पूरे के पूरे को नहीं कर सकते। इसके बाद है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को भी हम डिलीट कर सकते हैं और इस केस में भी नए फ्रेम शिफ्ट बनेंगे और इस तरह से प्रोटीन जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आगे 136 से ऑनवर्ड लेके जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक दफ़ा फिर लास्ट पे बैकग्राउंड शोर के लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफिज़।